Hello students, in this lecture of vector we will be solving some illustrations. So here the first illustration or the first example says the vector minus a is greater than a in magnitude. Suppose this is vector a, so minus a vector will be like this, it will be opposite in direction or it will be making an angle of 180 degree with a vector. So this is the direction of minus a vector. Okay, so whether this will be greater than a in magnitude? No. The magnitude of a vector and the magnitude of minus a vector is one and the same. They are equal. So this will be wrong. Whether it is in the same direction as a? No. As you can see, they are opposite in direction. So this is also wrong. Whether it is perpendicular to a? Are they making 90 degree with each other? No. So this is also wrong. Okay. And the next one is less than a in magnitude. Is it so? Is it less than a in magnitude? No, their magnitude is same. So this is also wrong. So the last option is in the direction opposite to a. So this is the correct option. Okay. Now let us move to the next illustration. So what it is saying? It is saying to find the angle between AB vector, AC vector, AB vector and AC vector. Okay, here the figure is missing. So let me draw the figure first. Equilateral triangle is given, ABC. ABC is an equilateral triangle and first what we have to find, हमको ये find करना है कि AB वेक्टर और AC वेक्टर के बीच में कितना एंगल है. This triangle is a equilateral triangle. Equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides are same and the internal angles are 60 degree. तो यहाँ पे AB वेक्टर AC वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमें जो भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, पहले हमको देखना है कि वो दोनों का टेल या हेड एक जगह पे होना चाहिए. तो यहाँ पे टेल एक जगह पे है, तो आई कैन से कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है. तो दिस आंसर इज ओके. नाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर. तो अभी ये ए बी वेक्टर है एंड दिस इज बी सी वेक्टर. अभी ये देखिए ए बी वेक्टर का दिस बी इज द हेड और बी सी वेक्टर का बी इज द टेल. तो एक वेक्टर का हेड दूसरा वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक जगह पे है, तो ऐसे हम एंगल नहीं निकाल सकते. तो एंगल निकालने के लिए हमको शिफ्ट करना पड़ेगा. तो हाउ कैन आई शिफ्ट? हम क्या करेंगे ना, बीसी वेक्टर को ऐसे पीछे की तरह शिफ्ट कर देते हैं. मान लीजिए बी पॉइंट यहाँ आ जाता है, सी पॉइंट यहाँ आ जाता है. बीसी वेक्टर को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, तो दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज बीसी वेक्टर, तो हमको अभी ये वाला एंगल फाइंड करना होगा. अभी देखिए एक जगह पे दोनों का हेड कोइंसाइड कर गया, बीसी वेक्टर का हेड और ए बी वेक्टर का हेड ये यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है. तो हमको अभी ये वाला एंगल निकालना है. दिस एंगल इज 120 डिग्री. अभी कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मान लीजिए ये एबीसी ट्राइंगल है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड एसी वेक्टर. तो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग बीसी वेक्टर ये साइड में, वो बीसी वेक्टर को कोई ऐसे भी शिफ्ट कर सकता है. ये बीसी वेक्टर को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो अभी ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल अगेन बी 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है. ऐसे भी हम देख सकते हैं, सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये और एक लाइन है जो कि उसको काट रहा है. तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री तो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री. पैरेलल लाइंस में ये एंगल मिलके कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. ये एग्जांपल में क्या बोल रहा है? द वेक्टर ए बी सी आर रिलेटेड बाय सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. व्हिच डायग्राम बिलो इलस्ट्रेट्स दिस रिलेशनशिप. तो हमको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे. यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे रिलेशन क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. हालांकि मैं आपको नॉल वेक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नॉल वेक्टर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा. तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तो जब भी एक ही पॉइंट पे ऐसे आ जाए तो उसको हम एक पॉइंट को हम नॉल वेक्टर बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये रिलेशनशिप के हिसाब से तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए. ओके, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में लिया है थर्ड साइड को, तो दिस इज करेक्ट. ये देख लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर. यहाँ पे क्या हो रहा है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और ये जगह पे अगर हम देखेंगे तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो रहा है। हमको ये देखना है ये ऑर्डर में सेम सेंस में आ रहा है कि नहीं। ए वेक्टर सी वेक्टर, तो ऑपोजिट सेंस में जो आया बी वेक्टर, दैट विल बी द रिजल्टेंट। ओके, तो ये तो हमको एक तो आंसर मिल गया, तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हियर इन दिस एग्जांपल, ये एग्जांपल में क्या बोला है, two forces P and Q are in the ratio P is to Q equal to 1 is to 2. If their resultant is at an angle tan inverse root 3 by 2 to vector P, the angle between P and Q is what? Okay. So from the statement you can understand that ये अभी क्या यूज करने के लिए बोल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि यहाँ पे दिया है एंगल बिटवीन P एंड Q। तो ये तो हम पैरेलल अभी तक जो भी पढ़े हैं हम खाली पैरेललोग्राम में ही देखे हैं। मान लीजिए ये वाला एंगल हम क्या लेते थे, दिस एंगल वाज थीटा। Okay, this is a P vector, this is Q vector, and this is the resultant vector. And here it is saying that magnitude of P और magnitude of Q का ratio है 1:2। ये पिक्चर में ऐसे दिख नहीं रहा है, but you can imagine like that. If the resultant is at an angle tan inverse root 3 by 2 to vector P, suppose हम ये एंगल को बीटा ले लेते हैं। यहाँ पे tan बीटा क्या होगा, नॉन टचिंग साइन थीटा डिवाइडेड बाई टचिंग प्लस नॉन टचिंग कॉस थीटा। तो यहाँ पे नॉन टचिंग कौन सा है, नॉन टचिंग है Q, सो Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई टचिंग कौन सा है P प्लस Q कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ पे हम इसको थीटा ले लिए हैं। ओके, तो हमको बेसिकली ये दिया है, ये बीटा के जगह पे हमको कितना दिया है ना, बीटा इज गिवन एज tan इनवर्स रूट 3 बाई 2। ये एंगल जो बीटा है ये हमको tan इनवर्स रूट 3 बाई 2 दिया है। तो आपको मैं, ऑल्दो आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े होंगे या अगर पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ेंगे आगे, कि मान लीजिए अगर tan थीटा आपका x होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली आई कैन से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इतना तक इनवर्स आपको अभी पता होना चाहिए, बस इससे और ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट आई कैन से कि अगर ऐसा मेरे को दिया है tan इनवर्स x, तो मैं अगर यहाँ से अगर फिर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को कोई बोले तो मैं tan थीटा क्या बोल सकता हूँ ना x। ओके, सो ये बेसिक आइडिया के साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमको बीटा दिया है, बीटा इज गिवन tan इनवर्स रूट 3 बाई 2। सो आई कैन से कि tan बीटा होगा कितना ना, इट विल बी रूट 3 बाई 2। तो हम यही वैल्यू को इधर पुट करते हैं, tan बीटा के जगह लेट मी पुट रूट 3 बाई 2। सो आई कैन से दिस इंप्लाइज रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हमको थीटा फाइंड करने के लिए बोला है और P और Q के बीच में एक रिलेशन खाली दिया है। व्हाट वाज दैट रिलेशन कि P इज टू Q और P बाई Q इक्वल टू 1/2। तो हमको अभी वो उसी को यूज करना है कि यहाँ पे हम कैसे P बाई Q ले आए। तो हमको पहले क्या करेंगे, मैं अभी ऊपर नीचे Q डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो मेरा एक तो P बाई Q नीचे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों जगह पे अगर Q डिवाइड करता हूँ तो Q डिवाइड होके यहाँ पे खाली साइन थीटा बचेगा और ये नीचे दिस विल बी P बाई Q और यहाँ पे Q डिवाइड होके क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो अभी ये सिंपल रिलेशनशिप आ गया। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। हम ये बोल सकते हैं कि रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे, लेकिन मैं इसको जस्ट सॉल्व कर देता हूँ। इसको बोथ साइड स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो क्या आएगा, 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1/2 into cos थीटा। ओके,
तो नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग 3/4 इंटू 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं। ओके, सो दिस इज 3/16 प्लस 3/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर, और ओनली दिस इज साइन स्क्वायर थीटा ओनली। ओके, तो अभी यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पे 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो लेट अस एक्सप्रेस दिस साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। ओके, तो अभी ऐसा करते हैं, दिस इज 3 प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा। तो लेट मी डू इट इन द सेम स्टेप, 16 cos स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो दिस विल बी 28 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 16 है तो वो इधर आ जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे है 12 cos थीटा, यहाँ पे माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अभी ये एक तो cos थीटा में क्वाड्रेटिक हो गया, तो व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक, 28 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये एक क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन cos थीटा। मान लीजिए ये cos थीटा के जगह पे जैसे x है 28x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये cos थीटा के जगह पे मैं सोचूंगा कि ये x को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो दिस विल बी माइनस b माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4ac, 4 इंटू 13 इज 52 इंटू 28 divided by 2a, 2 into a is that is 56. Okay, so here let me solve this. Okay, here it will be plus because 4a into c, here there is a minus sign, तो ये plus हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, minus 12 plus or minus 144 plus 52 into 28, this will be 56. This is 1456 plus 144, so this is 1600, square root of 1600 divided by 56, so this is minus 12, 1600 का square root होता है 40, this will be 56, so the answer comes out to be, one answer is 1/2, or it can be minus 52/56. Okay, so both the answers are correct. So cos थीटा आया आपका 1/2, एक आंसर आया 1/2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos थीटा 1/2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, और उसको π/6 भी π/3 भी बोलते हैं। ओके, और एक आंसर कितना आएगा, cos थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 52/56, this is minus 13/14. Okay, so this value for this theta comes out to be cos inverse minus 13/14. Okay, so here two answers are possible and we are given with the option 60 डिग्री, तो हम ये 60 डिग्री आंसर को चूज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे दो आंसर आया, दो आंसर में से एक उधर ऑप्शन में है, 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो हम 60 डिग्री को ले लेंगे। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द बॉडी
forces are vectors, so we have to treat them as vector quantities. Which of the following can be the resultant of the two? यहाँ पे अगर स्केलर होता तो रिजल्टेंट इधर 6 + 4 10 होता या और 6 - 4 2 होता, लेकिन यहाँ पे सिंस द फोर्सेस आर वेक्टर्स, मैं ये बोला था कि आपको अगर ये यूनिक्वालिटी याद होगा कि दो वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी बिटवीन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, and it will always again be, this is less than equal to, it will always be greater than equal to a vector magnitude minus b vector magnitude का मैग्नीट्यूड. ओके, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हो गया 6, ये 4, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये मतलब मान लीजिए दिस फोर्स 1 इज 4 से 6 न्यूटन की जगह हम ए को यूज किए हैं, 4 न्यूटन की जगह बी को यूज किए हैं, तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मीन्स 6, सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड मीन्स 4, तो ये 10 से तो कम होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है. कब 10 होगा ना, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे. 6 द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी रिजल्टेंट 10 हो सकता है. और क्या हो सकता है, मान लीजिए ये 6 है, ये 4 है, तो अभी क्या होगा, रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में 2 आएगा, तो वो इस जगह पे लिखा हुआ है 6 - 4 = 2, तो 2 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है. तो अभी देख लेते हैं, 11 न्यूटन हो सकता है क्या, 11 न्यूटन ये कभी नहीं हो सकता. 2 न्यूटन हो सकता है, यस 2 न्यूटन हो सकता है. 10 न्यूटन हो सकता है, यस 10 न्यूटन हो सकता है. 1 न्यूटन हो सकता है क्या, नो. 8 न्यूटन इज पॉसिबल, यस. 0 न्यूटन इज पॉसिबल, नो, क्योंकि 2 से 14 न्यूटन के बीच में कुछ भी हो सकता है. 7 न्यूटन इज पॉसिबल, यस. इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, ये कोई दूसरा एंगल पे हो रहा होगा, जो कि 7 न्यूटन 8 न्यूटन ये सब कुछ दूसरे एंगल पे हो रहा होगा, लेकिन ये 1 न्यूटन 11 न्यूटन 0 न्यूटन दिस आर नॉट पॉसिबल. ओके, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, two vectors p and q, these are the two vectors p vector q vector, are arranged in such a way that they form adjacent sides of a parallelogram as shown in the figure. Which of the following options have the correct relationship? Okay, so from parallelogram we know, क्या जानते हैं, क्या पता है हमको ना, ये r वेक्टर विल बी p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ये रिलेशनशिप कहीं पे दिया है क्या, यस यहाँ पे दिया है, r वेक्टर विल बी p वेक्टर प्लस q वेक्टर. मान लीजिए p वेक्टर ये है, तो ये q वेक्टर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे q वेक्टर शिफ्ट हुआ है, सो p + q = r, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ से भी बोल सकते हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से भी बोल सकते हैं. ओके, तो देखते हैं q वेक्टर = r वेक्टर प्लस s वेक्टर, ये हो रहा है क्या, q वेक्टर = r वेक्टर, दिस इज योर r वेक्टर एंड दिस इज योर s वेक्टर. ओके, अभी s वेक्टर हमको कैसे पता चलेगा, s वेक्टर क्या है, तो s वेक्टर के लिए हमको ये देखना है, ये ट्राइंगल में p वेक्टर प्लस s वेक्टर इक्वल टू क्या आ रहा है, q वेक्टर. हम ये बोल सकते हैं p वेक्टर प्लस s वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर, और p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर. ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर. तो अभी हमको क्या पूछा है, q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर प्लस s वेक्टर हो रहा है क्या, p वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर प्लस s वेक्टर हो रहा है क्या. देखते हैं, इसको एक बार माइनस करके देखते हैं. p वेक्टर कैंसल्स, तो हमको ये रिलेशनशिप मिल रहा है, s वेक्टर माइनस q वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर माइनस r वेक्टर. तो q और r के बीच में क्या रिलेशन मिला ना, q प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 2q, ऐसे मिल रहा है हमको. क्या मिला, s प्लस r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ q वेक्टर. ये q वेक्टर इधर आ जाएगा तो q वेक्टर प्लस q वेक्टर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ q वेक्टर, और ये माइनस r वेक्टर उधर चला जाएगा, तो s वेक्टर प्लस r वेक्टर विल बी ट्वाइस ऑफ q वेक्टर. ऐसा अलजेब्रा हम सिंपल कर सकते हैं, इसको हम ज्योमेट्री से भी देखने का ट्राई कर, दैट विल बी अ गुड जॉब. r वेक्टर प्लस s वेक्टर कितना होता है, ओके, सो दिस इज r वेक्टर एंड s वेक्टर ये है. तो मान लीजिए मैं इसको, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस.
ये ऐसे होगा, ओके, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, ये कुछ ऐसे होगा, क्योंकि वही हमको ये रिलेशनशिप भी सजेस्ट कर रहा है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर। तो हमको यहाँ से ये पता चल रहा है कि आर वेक्टर एस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट किया, ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस। तो ये रिलेशनशिप तो गलत है। अभी ये हो सकता है कि आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर हो सकता है क्या? लेट अस सी, आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर ना, पी प्लस एस क्या हो रहा है, दैट इज क्यू वेक्टर हो रहा है, पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज क्यू वेक्टर, ओके, ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूं। सिमिलरली आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर हो रहा है क्या? आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर, नो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एस वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर हो रहा है, ओके। ये ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल हम अभी ऐसे चलते हैं, हमको एस वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे जाने से होगा? मान लीजिए मैं अगर यहां से यहां जाऊं, कौन सा डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में, फिर यहां से यहां जाऊं, कौन सा डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में, तो क्या होगा? हम दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर तो दिया हुआ है एस वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या है? अच्छा, हमको इस डायरेक्शन में दिया था पी वेक्टर वाज इन दिस डायरेक्शन, बट हमको ये डायरेक्शन में अगर लेना है तो ये क्या होगा? माइनस पी वेक्टर। तो माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर, ओके। तो हम क्या रिलेशनशिप बोले? माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर, वही तो ये लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो राइट, ओके। वही ऊपर वाला एग्जाम्पल को और एक बार देखते हैं, हालांकि उसको वेक्टर सब्सट्रैक्शन में हम और एक बार देखेंगे, ओके। मैं क्या बोला, हमको अगर ये वेक्टर निकालना है, ओके, दिस वेक्टर यहां से यहां तक जो वेक्टर है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमको एक बार ऐसे जाना पड़ेगा, एक बार ऐसे जाना पड़ेगा, ये ट्राइंगल का दो साइड को ऑर्डर में कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो रिवर्स ऑर्डर में जो आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो इसी को ही तो एस बोला है, और ये अगर क्यू है तो दिस विल बी माइनस क्यू। सो हियर इन दिस फिगर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। somebody asks you कि ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये अगर p वेक्टर है तो ये मान लीजिए इक्वल ही मैग्नीट्यूड का है, तो दिस विल बी माइनस p वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में है, दिस इज माइनस p वेक्टर। ये वेक्टर कैसा है? दिस इज q वेक्टर, ओके। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? दिस विल बी माइनस p प्लस q, माइनस p प्लस q, ओके। और ये क्या होगा? दिस विल बी माइनस q प्लस p, ओके। So this vector will be माइनस p प्लस q, और ये वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी माइनस q प्लस p। उसी को ऐसे ही भी देख सकते हैं, सपोज दिस इज p वेक्टर, दिस इज q वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। सपोज somebody asks you कि ये डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है ये क्या होगा, तो इसके लिए हमको ट्राइंगल अगेन कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा? हमको ऐसा चाहिए तो हम ऐसे आएंगे, पहले ऑपोजिट सेंस में आना पड़ेगा, ऐसे आएंगे, ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर अगर p है तो दिस विल बी माइनस p, अगेन दिस इज q, सो दिस इज माइनस p प्लस q, ओके। अभी ये देखिए, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ये दोनों ऑपोजिट होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ ईच अदर होना चाहिए, तो यहां पे तो हो भी रहा है। आर यू गेटिंग मी? बेसिकली हम अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में हमको अगर ये वेक्टर अगर निकालना है तो हमको क्या देखना है? हमको कोई एक दूसरे रास्ते से ये पॉइंट से निकल के ये पॉइंट में आ जाना है। तो बाय दैट टाइम जो जो वेक्टर को क्रॉस करके आएंगे वही वेक्टर को हमको लिख कर लेना है। तो मैं क्या बोला, सपोज दिस इज p वेक्टर, this is q vector. Suppose somebody asks you what is this vector, okay? तो मैं क्या बोला, ये पॉइंट से ये पॉइंट मेरे को आना है, तो
और कोई दूसरे रास्ते से मैं आ जाता हूं, मैं ऐसे आ सकता हूं, ऐसे और ऐसे, तो व्हाट विल बी दिस वेक्टर? सिंस ये वेक्टर p है तो ये वेक्टर क्या होगा? माइनस p। ये वेक्टर अगर q है तो ये वेक्टर क्या होगा? दिस विल बी माइनस q। तो ये वेक्टर अभी क्या हो जाएगा? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तो ये माइनस p प्लस q हो जाएगा। सो दिस वेक्टर विल बी माइनस p माइनस q। मैं ये चीज बोल रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल सेज कि two vectors of 10 units and 5 units make an angle of 120 degree with each other. Find the magnitude and the angle of resultant with vector of 10 unit magnitude. ओके, तो मान लीजिए ये 10 यूनिट का एक वेक्टर है, ये 5 यूनिट का एक वेक्टर है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो अभी रिजल्टेंट कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम से। सो दिस इज द रिजल्टेंट। अभी ये रिजल्टेंट इसके साथ क्या एंगल बना रहा है वो फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो मान लीजिए ये एंगल है थीटा से। मैं अभी डिफरेंट एंगल का वैल्यूज लिख रहा हूँ, कभी थीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा। नेम्स ऑफ द एंगल्स मैं कुछ भी चेंज करके दे रहा हूँ, सो दैट यू विल बी वेल वर्स्ड, कि आपको खाली tan अल्फा करके याद ना रहे, इसीलिए मैं दूसरा एंगल करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ना, tan थीटा इक्वल टू नॉन टचिंग मीन्स 5 साइन थीटा। साइन थीटा हम जो फॉर्मूला में याद रखे हैं, थीटा वो क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ ये वाला थीटा नहीं, साइन थीटा में वो थीटा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो क्या है? 120 डिग्री। सो यहाँ पे साइन 120 डिवाइडेड बाई टचिंग प्लस नॉन टचिंग, नॉन टचिंग मीन्स 5, अगेन cos 120। So 5 sin 120 means √3/2 divided by 10 plus 5 cos 120 कितना होगा? cos 120 will be minus of 1/2. So this is 5√3 divided by 20 minus 5 is 15. So this will be 1/√3. So theta is tan inverse 1/√3। अच्छा, tan थीटा 1/√3 मीन्स थीटा कितना होगा? tan किस में कहाँ पे जाके 1/√3 होता है? 30 में। सो दिस एंगल इज π/6 और 30 डिग्री। फाइन, दिस इज द आंसर। ओके, अभी हमको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। सो तो फाइंड द मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए तो इजी फॉर्मूला है, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू 10 ab cos थीटा। cos थीटा मीन्स यहाँ पे ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यूज करना है, दैट इज cos 120। cos 120 मीन्स माइनस 1/2। यहाँ पे आपको माइनस प्लस माइनस यूज नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज 100, दिस इज 125, यहाँ पे हो गया 125, दिस इज माइनस 50 और दिस इज √75, so this is 5√3. Okay, so the resultant magnitude of the resultant is 5√3 and it makes an angle of 30 degree with the vector having magnitude 10. अगर पूछता है कि 5 के साथ कितना एंगल होता है, तो ये अगर 120 है तो 5 के साथ 90 डिग्री एंगल करता। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच सेज, ये क्या बोल रहा है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 4√2 न्यूटन मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, देन द एंगल बिटवीन दोस टू फोर्सेस इज व्हाट। मतलब वो हमको 4 एंड 4√2 के बीच में क्या एंगल है फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और क्या गिवन है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स ये दोनों के बीच में कौन सा है? 4 न्यूटन। तो द रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल कर रहा है। ओके, तो टू ड्रॉ द सिचुएशन, ये अगर 4 न्यूटन है तो ये रिजल्टेंट है। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ट्रायंगल लॉ यूज करके ये अगर 4 न्यूटन हुआ तो दिस इज डेफिनेटली 4√2 न्यूटन।
ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल कर रहा है। दिस इज 4, दिस इज 4√2। ये क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 4√2 है, दिस इज 4। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई कैन से दैट दिस इज 4 ओनली। ये तो दिख रहा है 4 है, बिकॉज 4√2 स्क्वायर 16 into 2 is 32 minus 4 square is 16, that is equal to r square. This is equal to r square. तो ये हो गया 16, so r square 16 हुआ, मतलब r कितना होगा, that will be 4, r is 4 only. Okay. तो ये एंगल कितना होगा, this is definitely 45 डिग्री। ओके, तो अभी ये वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो 4 और 4√2 के बीच में एंगल निकालने के लिए ये दोनों को एक ही, इनका हेड को कोइंसाइड करना पड़ेगा या टेल को कोइंसाइड करना पड़ेगा। तो मैं 4 को अगर ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ तो उनका टेल कोइंसाइड हो गया, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो दिस एंगल इज नथिंग बट 135 डिग्री। दिस इज वन वे टू डू इट। ओके, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। तो दिस इज योर 4√2, ऐसा कुछ सिचुएशन है। सो दिस इज 90 डिग्री। तो हमको क्या पूछा है ना, ये एंगल टोटल कितना है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से, यहां पे हम अभी tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे अल्फा मान लीजिए 90 डिग्री को ले लेते हैं, जो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल होता था उसी को हम अल्फा लेते थे। ओके, तो नॉन टचिंग पहले, तो 4√2 साइन थीटा, थीटा मीन्स 90 प्लस दिस एंगल, सपोज ये एंगल को मैं बीटा बोल देता हूं, 90 प्लस बीटा, और ये टोटल एंगल को भी थीटा लिख देने से भी हो जाता है। से दिस टोटल एंगल इज थीटा, से दिस टोटल एंगल इज थीटा। तो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं 4√2 साइन थीटा प्लस टचिंग प्लस नॉन टचिंग कॉस थीटा। ओके, तो यहां पे अल्फा क्या होगा, अल्फा इज 90 डिग्री, अल्फा इज 90 डिग्री। सो tan 90 इज अनडिफाइंड, और इंफिनिटी यू कैन से, ठीक है, अभी अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वी कैन से कि tan 90 इज अनडिफाइंड और इंफिनिटी 4√2 साइन थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 4√2 कॉस थीटा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए, अनडिफाइंड होने के लिए, ये जो डिनोमिनेटर में है उसको 0 होना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 प्लस 4√2 cos theta, this is equal to 0. That implies cos theta equal to minus 1 by √2. Okay, this will be minus 4 divided by 4√2, then minus 1 by √2. So theta is cos minus 1 by √2 कहाँ पे होता है, that is minus 0 to 180 डिग्री के वैल्यू पे कहाँ पे होता है, 135 डिग्री में। ओके, तो ये टोटल एंगल ऐसे हमको मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। बेसिकली हम यहाँ पे क्या किए, हम ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमको ये अल्फा का वैल्यू दिया गया था, तो व्हाट वी डिड इज वी टुक tan 90 इज इक्वल टू टचिंग साइन नॉन टचिंग साइन थीटा डिवाइड बाय टचिंग प्लस नॉन टचिंग कॉस थीटा। तो tan 90 कितना होता है, इट गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी और इट इज अनडिफाइंड। तो ये इंफिनिटी कब होगा या अनडिफाइंड कब होगा, जब ये 0 होगा। तो बेसिकली ये कंडीशन हमको दिखा दिया कि दिस वैल्यू विल बी 0। तो वहां से हमको मिला कि थीटा विल बी 135 डिग्री। तो अभी 4 और 4√2 के बीच में एंगल कितना है, इट इज 135 डिग्री। So let us conclude this lecture here. We will continue with some more examples and concepts in the next lecture. Thank you.